नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों का इंतजार शनिवार सुबह खत्म होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के परिणामों को लेकर सियासत खबरदार है। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ दावा करते हैं कि 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि वोट डालने से रोका गया। 20 तारीख को जनता ने अपना फैसला कर दिया है, लेकिन फैसले आने का दिन कल है, जिसमें तय हो जाएगा कि सभा के आरोपों में कितनी जान है। यह भी तय हो जाएगा कि 27 के महायुद्ध के लिए भाजपा का मनोबल कैसा है, बीजेपी को जनता का कितना समर्थन हासिल है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के पास वही तेवर कलेवर है जो लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन मिला था। 403 विधानसभा वाली सीट में 9 सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती, उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले वो प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं जो दिन भर सुर्खियों में रही। चुनाव में हारने के बाद उन्हें क्या कहना है, ये आर्गुमेंट वो पहले से तैयार रखते हैं कि जब वो हारेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो आज ही से वो कह रहे हैं। अरे उनके चाचा जी ने जो ट्वीट किया वो देखा आपने? प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया वो देखा? चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव रद्द करने की मांग वही करता है जिसको इस बात का आभास हो जाता है कि चुनाव उसके पक्ष में नहीं है, तो वो पहले से फेस सेविंग करता है कि जनता के सामने कहेंगे क्या। विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने और नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल लगे हो ना, गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमने अपनी संगठन और सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको लेके जनता के बीच में गए हैं और जनता का रुझान भाजपा के साथ है। और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी जो लाभकारी योजना है वो जनता को लाभ पहुंचाए, जिसके नाते हम 9 की 9 विधानसभाएं जीतने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो जिस प्रकार से सवाल कही है, सबसे बड़ा ये है सवाल कि आखिरकार गिनती से पहले आखिर क्यों इतना बवाल पड़ गया सियासी, कौन जीतेगा यूपी का उपचुनाव। लेकिन जिस प्रकार से कई तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आखिरकार इनके पास बहाने बनाने के लिए होगा क्या, इसके लिए ये मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं। अगर 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है उस पर कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि साइकिल पंचर हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं और उसके साथ साथ आरोप गढ़ा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से और इनकी सरकार की ओर से खोट तंत्र, यानी कि वोट के साथ खोट तंत्र भी देखने को मिला। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सवाल कई है और उसके साथ साथ जवाब देने के लिए शशिकांत तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ
भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यस भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये चुनाव मनोबल का खेल हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, यश भारती जी क्या कहेंगे? यस भारती जी आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए पहले सर। आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपकी अंतिम लाइन नहीं सुन पाया, दोबारा बोलेंगे उसको? जिस प्रकार से ये लड़ाई, जो 9 सीटों की लड़ाई अब मनोबल पर आती हुई नजर आ रही, क्योंकि सपा के पास वो मनोबल की है जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने हासिल किया था, और बीजेपी के ये लड़ाई है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ कितने चमत्कारी साबित होने वाले हैं। क्या कहेंगे यश भारती जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी चमत्कारी हैं या नहीं है ये तो एक अलग विषय हो गया, है ना। लेकिन ये जो परिणाम है ये जनता के मनोबल का है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों ने जनता के मनोबल को तोड़ा है, जनता अपने मनोबल के टूटने का लगातार परिणाम देती है। उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप परिणाम देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी गोरखपुर की सीट छोड़ी, जनता ने अपना मनोबल जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा सत्ता में आके उसका जवाब दिया। फूलपुर की उप मुख्यमंत्री ने छोड़ी, जवाब दिया। विधानसभा में फूलपुर में जवाब दिया उप मुख्यमंत्री को। और कैराना में उपचुनाव हुआ, इन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए उसको तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करी, जनता ने कैराना में जवाब दिया। और भी जितने भी उपचुनाव हुए हैं लगातार जनता ने अपने मनोबल तोड़ने वालों का बल तोड़ा है। जो बुलडोजर राज कायम करना चाहते हैं, जो पुलिस के माध्यम से पुलिसिया बर्बरता करवाते हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों के मत अधिकार का उपयोग करने से वंचित रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्ता में बने रहने के लिए हर वो गलत काम करना चाहते हैं। जैसे हमने गोरखपुर पार्ट 1 योगी पार्ट 1 में देखा, झांसी हमने पार्ट 2 में देखा। किसी भी तरीके से फिट नहीं है सरकार, अनफिट है। ना बिजली के उत्पादन को लेके कोई नया संयंत्र लगा पाई है पिछले 8 साल में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में। ना मेट्रो 1 इंच भी आगे बढ़ा पाए, ना लखनऊ आगरा जैसा बेहतरीन एक्सप्रेसवे दे पाए, ना बच्चों को 18 लाख लैपटॉप दे पाए, ना 5 करोड़ पौधे लगा पाए, जनेश्वर पार्क जैसा एशिया का बेहतरीन पार्क दे पाए। और भी तमाम ऐसी चीजें हैं, कन्या विद्याधन योजना, JPNIC, कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में, लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जितने बेहतरीन काम समाजवादियों ने 5 साल के अंदर करके दिए, ये पिछले 8 साल में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें नहीं कर पाई। लगातार जनता को प्रताड़ित करने का एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 9 की 9 सीट जीतने के लिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है, तो ये आरोप किस बात के? आरती जी, आरोप उस बात के हैं जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना करी है। नियम तो लगातार तोड़ते ही थे। उसी के लिए हमने 19 तारीख को पत्र लिख करके चुनाव आयोग को, निर्वाचन अधिकारी को यह बताया था कि आपके नियमों का उल्लंघन होता है, आप अपने नियमों को बचा लीजिए, अपनी साख को बचा लीजिए। और 12 घंटे भी नहीं हुए जब रात में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने अपना पत्र सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा, और 12 घंटे में ही उसके पत्र की धज्जियां उड़ गई, नियम की धज्जियां उड़ गई। पुलिस देखी गई जगह जगह पहचान पत्र मांगते हुए, लोगों को रोकते हुए मतदान के लिए, मतदान केंद्र तक जाने के लिए रोकती हुई दिखाई दी पुलिस। तत्काल कार्रवाई भी तो हुई ना। धज्जियां उड़ी है चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की, निष्पक्ष चुनाव की निडरता के साथ जिस तरीके से लौटूंगी और भी पैनलिस्ट को भी जोड़ लूं पहले। ठीक है, लौटूंगी इस बात की। चुनाव आयोग को अब अपनी साख की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है,
शशिकांत जी, आपकी व्यवस्था पर सैकड़ों आरोप लगे हैं। जो काम भाजपा को करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। आप लोग भी आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। मीरापुर कुंदर की सीसामऊ जो वो मुस्लिम बाहुल्य बूथ है, वही वोटिंग फीस दी क्या रहा, आप लोगों ने वो तक अभी तक जारी नहीं कर सकी। एसटी हसन जो पूर्व सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे कि मुस्लिम इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब ये आरोप लग रहे हैं तो क्या छवि भी बन रही होगी आपकी, और इसका आपने खंडन तक नहीं किया अभी तक? नहीं, देखिए, पुलिस जो अपना काम कर रही है चुनाव में, पहली बात की आपने जिक्र किया, आपने डिबेट भी इस पे कराया था कि किस प्रकार से मुस्लिम महिला जो बुर्के में जाएंगी उनकी चिंता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को। उनको केवल मुस्लिम बुर्का की चिंता थी। अब चुनाव बीतने के बाद जिस प्रकार रामगोपाल यादव जी ट्वीट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि चार सीटों पर तो तत्काल ही चुनाव निरस्त कर दिया जाए, हो सके तो सभी सीटों पर कर दिया जाए। इन लोगों को न तो लोकतंत्र में भरोसा है, न चुनाव आयोग पे भरोसा है, न पुलिस पे भरोसा है। पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं है कि पुलिस बुर्के में अगर कोई, देखिए, चुनाव जब होता है उस दिन बाहरी लोगों का आना उस जिले में मना होता है। ये चुनाव की प्रक्रिया का आदेश होता है कि बाहरी लोग न रहे उस जिले में, बाहरी लोग चले जाए। ये इनका मानना है कि मनो जैसे बुर्के में पुलिस इस बात से एकदम अलर्ट रहती है कि कोई गुंडे और असामाजिक तत्व ना आ जाएं। इनको तो ये चाहिए कि असामाजिक तत्व गुंडे जाएं, और पूरा प्रदेश है कि गुंडे और किस पार्टी में के सदस्य हैं। अगर पुलिस भी जानती है कि किस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं ये, लेकिन पुलिस अलर्ट है कि कोई भी असामाजिक तत्व बाहरी जिलों से, दूर के जिलों से बाहरी लोग उस चुनाव वाले जिले में न रहने पाए। यही चाहते थे कि वो बूथों तक पहुंच जाए असामाजिक तत्व। ये लोग, इनको न तो कानून व्यवस्था में कोई इनका विश्वास है, न ये कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है। आज पुलिस ने जिस प्रकार से गुंडे माफियों को बाहर किया है, तो इनको दर्द है, तकलीफ है। इनको चुनाव में भी विश्वास नहीं है। चुनाव के पहले भी ये भयभीत हैं और चुनाव के बाद भी भयभीत है। ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए रामगोपाल यादव ने कहा कि कोई चुनाव को निरस्त किया जाए। लेकिन 9 सीटें जीतने का दावा तो अखिलेश यादव तो कर रहे हैं ना। हाँ, अखिलेश यादव कर रहे हैं, रामगोपाल कर रहे हैं चुनाव को निरस्त किया जाए। तो कंट्राडिक्टरी तो इनके पार्टी में ही है। ठीक है, लौटूंगी। और ये ठीक है, लौटूंगी। इनको भरोसा नहीं है कि चुनाव जीतेंगे। ठीक है। और निश्चित रूप से चुनाव नहीं जीतेंगे। सबकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आ रहा है। वो परिणाम कल आ जाएंगे। ठीक है विनय तिवारी जी, अगर 9 सीट जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, 9 सीट समाजवादी पार्टी भी कह रही कि हम 9 की 9 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का तनाव क्यों? नमस्कार आरती जी और आपके पैनल में बैठे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कल दोनों लोग अपनी 9 सीटें पर जो दावा कर रहे हैं वो जीते हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक बयान है। उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में थी, और इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे समाजवादी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उसका जनाधार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे एक कांटे की टक्कर है। अब देखिए, चुनाव संपन्न हो गया है तो जाहिर सी बात है कल काउंटिंग है। कल जो भी नतीजे हैं वो दोपहर तक लगभग सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है। इन 9 सीटों में 5-9 या 6-3 इस तरीके से हो सकता है, वो चाहे इस पड़ले बैठे या उस पड़ले। ठीक है, लेकिन जिस एक सवाल ये भी उठता है कि मीरापुर कुंदर की सीसामऊ में इतना तनाव क्यों देखने को मिला? एक समय था जब कश्मीर में हम देखते थे पत्थर चलते थे, और अब ये तस्वीरें यूपी में देखने को मिले। कितनी राजनीति के लिए शर्मनाक ये तस्वीरें थी। देखिए, इन 9 सीटों में अगर आप देखें तो मोस्टली जो सीटें हैं, ज्यादातर सीटें
वो समाजवादी पार्टी की एक डोमिनेंट सीटें हैं। वो चाहे मीरापुर हो, कुदरकी हो, करहन हो या सीसामऊ हो, ये समाजवादी के गण हैं और ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे वोटों में बिखराव नहीं हुआ तो समाजवादी को हराना थोड़ा टफ है। अगर दलित वोट यहाँ पे छिटकता है तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी को एज मिल सकता है और इन्हीं 4 सीटों पे ज्यादातर आपको जो है छुटपुट घटनाएं और जो है मतलब जो भी अराजक तत्वों की जो है मतलब गतिविधियां नजर आई हैं। समाजवादी पार्टी भी ज्यादातर इन्हीं 4 सीटों पे ज्यादा सेंसिटिव दिखी है। बाकी उपचुनाव में वोट परसेंट तो कम, सबसे कम गाजियाबाद में हुआ है, लेकिन वहां की चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो वहां पे एक वन साइडेड वो इलेक्शन था। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एज है, लेकिन जहां जहां पे समाजवादी पार्टी का एक डोमिनेंस था वहां पे समाजवादी पार्टी ने जो है प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। नतीजा कल सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है सर। यस भारती जी, करहल की सीट काफी हॉट बनी हुई है क्योंकि वहां पर परिवारवाद वाली ही पार्टी एक तरफ, दूसरे यादव, दूसरे वर्सेस यादव का खेल कितना रंग जमाता हुआ नजर आएगा कल। यस भारती जी। आरती जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाहिए कि जो विश्व की सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी होने का दावा करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय होने का दावा जिस पार्टी का है, उसको पास प्रत्याशी नहीं मिला। जिस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उसी के परिवार से उनको प्रत्याशी मिला। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि जो ये आरोप लगाते हैं, ये मान ले कि सेंध लगा लिया आपके परिवार में। आरती जी मुझे बोलने दीजिए, फिर सवाल कीजिएगा, जवाब मुझे ही देना है। बोलिए। है ना, जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की तमाम दुहाई देती है, फॉर्मूले बताती है कि परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, परिवार से ही प्रत्याशी होगा, उन्हीं के साथ तो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और देश में सरकार चला रहे हैं। ओपी राजभर जी कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष है परिवार से? अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, राष्ट्रीय लोकदल, कितने नाम लूं मैं, जिनके साथ ये सरकार चला रहे, मंत्री बनाए उत्तर प्रदेश में और बदनाम करते हैं समाजवादी पार्टी को। और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद भी परिवारवाद है। तो ये परिवारों को बदनाम करने का हम असल में इसीलिए कर रहे हैं कि अब वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं उनकी खुद के कोई परिवार नहीं है। ठीक है। तो ये जो पीड़ा है उनकी कि खुद का परिवार ना होना और दूसरे के परिवारों की आलोचना करना, परिवार उजाड़ना, ना परिवारों की सोचना, ना उनके लिए कोई नीति और नियत बनाना, ये वो काम कर रहे हैं। शशिकांत जी, और उन्हीं सब चीजों से जनता को हमको जवाब समर्थन दीजिए। मिल रहा है। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हाफ हो गए और उत्तर प्रदेश में भी हाफ हो गए। हाँ, कल पता चल जाएगा 9 सीट के दावा किस पर जनता ने मुहर लगाया। ठीक है शशिकांत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जी देखिए, निश्चित रूप से अगर इस देश के सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा एनडीए में जितनी पार्टियां हैं सर, ये अधिकतर जो है परिवारवादी क्या होता है? परिवारवाद तो परिवार एक होता है ना। उसमें भी क्या बयार बह रही होता है क्या? इन लोगों के परिवार के लोग, आप सुनिए, आप बीच में ना बोलिए। नहीं, जैसे आप मुझे टोक रही थी आरती, अब ये एक बयार बह रही है हो जाएगा कि इनके परिवार के लोग टूट करके अब दूसरे दलों में जा रहे हैं। अपनी अपनी पारी का इंतजार कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो तो चाहती है भाई सब लोग आए भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति के अधीन होकर के, उनका झंडा लेकर के देश की सेवा करें। तो इनका परिवार अब टूट रहा है, इसलिए परिवारवाद पर अब ये भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया था कि संविधान की दुहाई और पीडीए और पीडीए कहां गया, एक दलित लड़की की हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को आकर के प्रेस पे बयान देना पड़ा। ये दलित लड़की की हत्या इसलिए कर दिया कि उसने एक दिन पहले कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर कहां गया आपका? आप हत्या कर देंगे, आप हत्या करेंगे। ये इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा दलित भी देख चुका है और पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से ये लोग केवल मुस्लिम के लिए मरे जा रहे हैं,
आने वाले दिनों में इन लोगों का उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस हो गई बाहर, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी भी प्रदेश से बाहर होगी। ठीक है, देश का मूड बदल चुका है। जवाब प्रदेश लूंगी का यश भारती मूड से, बदल लेकिन विनय चुका जी है। आपके पास पहले आऊंगी कि आ रही हूँ यश भारती जी, बाद में आपसे जवाब ले लूंगी। लेकिन विनय जी, जिस प्रकार से पुलिस पर आरोप है कि समाजवादी पार्टी को भैया वोट नहीं डालने दिया गया, कि चेहरे से क्या पता चल जाता है कि ये जो उम्मीदवार है, जो जनता है, भाजपा को वोट देगा या समाजवादी पार्टी को? क्योंकि मुस्लिम कई ऐसे हैं जो बीजेपी को भी वोट देते हैं ना, एक तरफा वोट तो समाजवादी पार्टी पर चला नहीं जाएगा। ये कैसे डिफाइन हो रहा है, ये समझा दीजिए जरा। देखिए, आज की डेट में बहुत हद तक जो है वोटर उदासीन वोटर नहीं है, वो पक्ष या विपक्ष किसी साइड में खुला रहता है, उसकी विचारधारा बिल्कुल ओपन रहती है। दूसरी सत्यता एक ये भी है कि एक विशेष वर्ग है जो खासकर मुस्लिम वर्ग, वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे फेवरेट जो है वोटर है। मुसलमान सबसे ज्यादा समाजवादी कह लीजिए या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, उनको वोट करता है। भाजपा से ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परिवार जो है मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट नहीं करता है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं करता है जिससे कि नतीजों में वो तब्दीली ला सके। और जिन जगहों पे घटनाएं आई हैं, कुछ पुलिस वाले, उनके ऊपर एक्शन भी हुआ है, उनको सस्पेंड भी किया गया है, वीडियो भी उनके रिकॉर्ड हुए हैं न्यूज चैनल पे, कुछ एक न्यूज चैनल पे चला भी है, उन पे एक्शन भी लिया गया है। अब वो जांच का विषय है कि अगर उसमें कोई कोताही बरती गई है शासन प्रशासन से तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और उन्हीं लेकिन क्षेत्रों से ये घटनाएं, ऐसी घटनाओं को जो है सामने देखा गया है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो जाहिर सी बात है, इशारा साफ था कि ये कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है वोट वो विपक्ष को पड़ रहे थे। अब सरकार या शासन प्रशासन की क्या मंशा थी, ऐसा जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल अब चुनाव हो चुका है और अब नतीजे का डिसाइड कर देंगे कि क्या परिणाम है। ठीक है, यस, ठीक है। शशिकांत जी, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी एक बात आई कि कर्फ्यू, और विनय जी भी कह रहे हैं कि वहां पे पुलिस ने किस प्रकार से कार्रवाई में अपनी सख्ती बरती है। देखिए, पुलिस के पास लाइव रिपोर्ट होता है और जहां से ये खबर आ सकती है, चल सकता है, यहाँ राजग तत्व जो है इकट्ठे हो रहे हैं और छतों पे बोतल और पुलिस सख्ती कार्रवाई करेगी, वहाँ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, पुलिस कार्रवाई करेगी, इसीलिए तैनाती की गई थी पुलिस की। ठीक है, बिल्कुल करेगी। जहाँ जहाँ पत्थर जमा किए जाएंगे छतों पे, जहाँ जहाँ बोतल जमा किया जाएगा, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी, वहाँ गश्ती करेगी, कर्फ्यू जैसा माहौल होगा। ये योगी सरकार है, मुगालते में न रहे। वो बहुत पानी बह चुका है उत्तर प्रदेश में, कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। अब लोग मुगालता पालना छोड़ दें, पुलिस अपना कार्रवाई करेंगे और कर्फ्यू जैसे माहौल वहाँ बनेगा जहाँ पत्थर इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, यश भारती जी, जिस प्रकार से पीडीए का नारा लेकर आप लोकसभा में आए थे, आपने बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब आपने इन 9 सीटों पर मुस्लिम पर ज्यादा जोर दिया। लोकसभा में आपने सिर्फ 4 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार मुस्लिम को वोट नहीं देने दिया गया या फिर मुस्लिम की आवाज दबाई जा रही है, ऐसा क्यों? शशिकांत जी पूछें। आरती जी, ये जो आरोप है, ये संकुचित मानसिकता के लोगों के। ये देश के अंदर रहने वाला हर आदमी भारतवासी है और इस देश की तरक्की में हर एक का योगदान। जो मुख्य धारा से पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में आने का अवसर देना चाहिए और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पीडीए का नारा देके एक नई अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी ने लिख दी और उसी से ये तकलीफ में है, तिलमिलाए हैं, बिलबिलाए हैं, जो मर्जी आए वो बोलते हैं। मैंने सीधा स्पष्ट कहा और निर्वाचन आयोग ने भी पत्र लिख करके पुलिस अधिकारियों को कहा कि आपको पहचान पत्र नहीं देखना है, फिर भी ये अभी बुर्का पे ही अटके हुए हैं, क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, इनका रात का खाना हजम नहीं होगा, इनकी दिन की शुरुआत नहीं होगी बिना इन सब बातों के। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इनकी मानसिकता है। विकास के लिए, जिसके लिए जो इन्होंने दावे किए थे, जो वादे किए थे, जो जनता ने इनको वोट दिया है,
उसको जब देने की बात आती है तो ये गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। अभी ये करहल में एक दलित बेटी की बात कर रहे हैं। जो भी हत्यारा है उसको सजा दीजिए ना, उस हत्या की सही जांच हो, उस हत्या की सही जांच हो, और बिना ठीक जांच के अगर उसको जमानत मिल जाती है या सजा में कमी हो जाती है तो ये इनकी कमी है। जिस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को जमानत मिल गई, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंच गए थे, और भी जो अपराधी हैं जिनको जमानत मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि जांच में कमी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बात की है आधुनिक तरीके हो गए हैं अब जांच के, तो आधुनिकता का, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के बेहतर जांच हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक जांच ना होने के कारण अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये लोकतंत्र और संविधान की बात बार बार कहते हैं। इनके नेताओं ने तो बड़े बड़े मंच से कहा हम संविधान बदल देंगे। और लोकतंत्र कैसे खतरे में है जब आप वोट डालने के अधिकार को छीन लोगे, लोगों को वोट नहीं डालने दोगे। और भारतीय जनता पार्टी हमें कह रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए हमारे साथ नहीं खड़ी है कि वोट डालने के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर पुलिस वंचित करती है तो पुलिस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी जवाब। और ये चाहते हैं कि वोट ना दे पाए कोई भी व्यक्ति। ये लोकतंत्र की जगह राजतंत्र ले आए, बाबा साहब सिंधिया जैसे गद्दार सिंहासन पे बैठाते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही इस देश को आगे विकास के रास्ते पे ले जाना है और सुरक्षित राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। जिस प्रकार से, एक मैं उदाहरण देता हूं कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे एक पुलिसकर्मी पहले टिकट देख लेता है और आधार कार्ड देख लेता है तभी अंदर जाने देता है। जब से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन या किन्हीं भी संस्थानों में जांच शुरू हो गई, पुलिस ने देखना शुरू कर दिया तो कचहरी बम फूटना बंद हो गया। ये जो आतंकवादियों को ये लोग लाल कारपेट बिछा के उनका आना बंद हो गया। उसी तरह से चुनाव में बना के रखा है इन्होंने टीवी चैनल को। इस बात का अधिकार है कि वो देख सके कि यह व्यक्ति कौन है, यहाँ का वोटर है कि नहीं है, इस बूथ पर आया है तो किस जिले से आया है, कहाँ से आया है, कश्मीर से तो नहीं आ गया, बंगाल से तो नहीं आ गया, केरल से तो नहीं आ गया। कश्मीर इसको आधार कार्ड आज उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से आखिरकार क्यों हो रही है सर शशिकांत जी? यूपी में 9 दंगा, सब कुछ चंगा, ये सब कहाँ गए दावे वादे? आरती जी ये चाहते हैं कि इनको पुलिस जो है पूछे नहीं और ये अराजक तत्वों को बटोरे, बूथ पे पहुंचा दें। इनकी ये सवाल उठा रहे हैं, पिछले 15 दिन से उठा रहे हैं। ये पुलिस व्यवस्था को दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं अव्यवस्थित तरीके से प्रदेश में चुनाव हो। ये जैसा करते थे जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो बूथ लूट लिया जाता था। ये चाहते हैं कि आज भी बूथ लूटा जाए। अब ये नहीं होगा। अब पुलिस जो भी अपराधी तत्व हैं, अब ये अलग बात है कि गुंडे मारे जाएंगे तो आप छाती पीटेंगे, डकैत मारे जाएंगे तो आप छाती पीटेंगे, जब कर्फ्यू लग जाएगा तो आप छाती पीटेंगे। आप पीटते रहिए। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है। वेना जी, शुरू में मैंने पूछा था कि क्या ये मनोबल का चुनाव हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव को अपना वही जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी थी लोकसभा चुनाव में वो बरकरार है। इसको रखने के लिए 9 सीटों पर अच्छी खासी सीटें लानी होगी और योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें जीतना इसलिए जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ का अभी भी दबदबा है। देखिए हकीकत यही है कि इन 9 सीटों से परिणाम कुछ भी है, वो चाहे 9 की 9 समाजवादी के पास चली जाए या 9 की 9 भाजपा के पास चली जाए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके पास नंबर मेजॉरिटी के लिए पर्याप्त हैं। इन 9 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बावजूद इसके ये जो 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, ये नाक की लड़ाई बनी हुई है, खासकर अखिलेश यादव के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए। इन दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव जो हुआ है
वहां पे जिस तरीके से अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम समाजवादी पार्टी के लिए भी कहेंगे कि उसको उम्मीद से कहीं अधिक जो है सीटें मिली हैं, उस मोमेंट को वो बरकरार रखना चाहती है समाजवादी पार्टी। इसलिए समाजवादी पार्टी कोई कसर छोड़ नहीं रही है इस उपचुनाव में कि उस मोमेंट को बरकरार रखे और इसी मोमेंट के साथ वो जो है 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए जाए। इधर योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो एक सेटबैक लगा है, उत्तर प्रदेश में कोई भी पंडित, राजनीतिक पंडित कोई ऐसा आकलन नहीं कर रहा था कि यहाँ पे लोकसभा की सीटें जो है वहां पे 60 सीटों से नीचे भाजपा आएगी। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर योगी आदित्यनाथ को जो है एक सेटबैक दिया है। तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं और वो भी किसी भी कीमत पे इन उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे वो एक अच्छी जीत, अच्छी विक्ट्री लेके वो ये साबित करना चाहते हैं कुंदरकी कि अभी और भी हमारा करहल दबदबा दो कायम ऐसी है। सीटें हॉट बन चुकी है, क्योंकि कुंदरकी पर भी कई तरह से गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि इन दो सीटों पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या ऐसा माना जाए? देखिए, दोनों सीटें क्या है, वो समाजवादी की गढ़ है। लेकिन अगर इन सीटों की हम बात करें तो कुंदरकी में भी प्रत्याशी उन्होंने अच्छा दिया और वहां पे लड़ाई फाइट में है। अगर वहां पे दलित वोटों का बिखराव हुआ तो समाजवादी पार्टी को कुछ न कुछ वहां पे नुकसान उठाना पड़ क्योंकि सकता है। AIMIM के साथ कई लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली वहां पे जो टिकट बंटवारे हुए हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे आए हैं उस चीज को लेके, वो सीट कहीं ना कहीं एक वहां पे लड़ाई है। वहां पे करहल की अगर हम बात करें तो करहल में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा मूवमेंट है, एक अच्छा उसने दांव चला है। खासकर जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही कह लीजिए, उनके रिश्तेदार हैं और उनको अपने पार्टी में लाके वहां पे जो है कैंडिडेट बनाया है। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर वोट कहीं बिखराव अगर हुआ तो करहल सीट भी जो समाजवादियों का एक बिल्कुल इसी मजबूत सवाल गढ़ के है, साथ वो भी यशभारती फंस के पास सकती है। आऊंगी। ठीक है यशभारती जी, क्या कहेंगे? करहल और कुंदरकी क्या यहाँ पर खेला हो गया क्या? निश्चित तौर पे खेला हुआ है। बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। जो पिछले मार्जिन है वो सारे मार्जिन टूटने वाले हैं। कल परिणाम में आपको दिख जाएगा। जितने मुगालते भारतीय जनता पार्टी ने पाले हैं वो सब कल खत्म हो जाएंगे और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी बटन दबाने का। जहां इन्होंने लोगों का वोट डालने का अधिकार छीना है, वो जनता अगली बार इनको मौका देकर के बताएगी और जनता पूरी तरीके से तैयार है। और हमने देखा जिस तरीके से पुलिस के एक छोटे कर्मचारी ने बड़े अधिकारी को डांट टपट करी है कि किस तरीके वो संविधान का उल्लंघन कर रहा था, वोट डालने से लोगों को रोक रहा था, जाति और धर्म देख करके 20 तारीख को वो सब चीजें माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है। जब कोर्ट निर्णय देगा सबकी इज्जत लुटेगी। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे शर्मसार होंगे। समाज में जो सम्मान के साथ नौकरी अभी तक कर रहे थे, लेकिन उनके इस तरीके के कुकृत्य और कृत्यों से जो बदनामी उनके हिस्से में आएगी, अपमान उनके हिस्से में आएगा, सब जनता देखेगी। लेकिन और अपने नौकरी के अंतिम समय में सब उठता है इसको कि फल अगर मिलेगा। वाकई आपके उसमें हक में परिणाम आ गए तो उन आरोपों का क्या होगा? आरती जी, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के साथ करते हैं। हम पलटू राम वाली पार्टी नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद कह दें कि जो वादे हैं उनको जुमला कह दिया जाए कि चुनाव में तो जुमले कह दिए जाते हैं। हम जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में अपने भाषण में स्पष्ट कहा, हम ईवीएम से जीत के आएंगे और ईवीएम को ही हटाएंगे। जिन बातों पे हम कायम हैं उन पे कायम हैं। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए ईवीएम हटना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना ईवीएम को बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके किताबें छाप के लोगों के बीच में आज पलट गई है। आज उस ईवीएम के पक्ष में है। जनता की गाड़ी कमाई से वीवीपीएट लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ईवीएम पे भरोसा नहीं था। लेकिन आज वीवीपीएट पे भी भरोसा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। उसकी गिनती गिनने के लिए तैयार नहीं होती। इस बार ईवीएम तो बड़ी हो और गई। ये जो दोहरे मापदंड, दोहरे रवैये, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जनता को धोखे देने वाले कहाँ गए वो रोजगार, कहाँ गई वो महंगाई की मार, कहाँ गई वो महिला सुरक्षा, जिसपे अभी ये दुहाई दे रहे हैं कि हमने मार दिया दलित बच्ची को। अगर हमारे किसी आदमी ने मारा भी है तो न्याय दिलाइए उसको।
क्यों ठीक न्याय है, नहीं मिलता ठीक है। किसी भी पीड़ित? केवल रंगबाजी करने के लिए, वाहवाही करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे आपने कितनी राजनीति करी? अभी तक कितने लोगों को सजा दिला दी आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के ठीक नाम है। पे? क्यों? ठीक है, क्योंकि आपको शशिकांत देश जी, का विभाजन करना है, ईवीएम तो बंटवारा इस बार करना बरी है। हो गए, लेकिन अब के लिए आपका प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, और अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं हुआ तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम पे तो रोना ये लोग रोते हैं, हमारी पार्टी ईवीएम पे कोई टिप्पणी नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बता, सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, तो अपने पूरे रक्षा मंत्री कार्यकाल में 117 बार रक्षा मंत्रालय उतरे हैं अपने, वो पूरे आप उससे मंगा इंफॉर्मेशन से, आईटी के इंफॉर्मेशन से मंगा सकते। 117 बार हवाई उतरे हैं। ये सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा। सियाचिन में गए नहीं मुलायम सिंह यादव, डोकलाम बॉर्डर पे गए नहीं, पुंछ बॉर्डर पे गए नहीं। 117 बार हवाई जहाज लेकर के रक्षा मंत्रालय की हवाई जहाज जो लड़ाकू विमान अब शहीदों को अगली लाइन सुनिए, उनका सम्मान मिला है, ये कोई नहीं। मुझे जवाब देने दीजिए इनकी यस भारती मूर्खतापूर्ण जी, बातों का। लौटूंगी। सुनिए रोका ना मैंने। आरती जी, जिस दिन करहालिया नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बातें स्वीकार नहीं है श्रद्धेय नेताजी के लिए, जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। ये मूर्ख लोग अगर ऐसी बातें करेंगे उनके नाम पे, जिन्हें दो कौड़ी की हैसियत पता नहीं ना, जो दो कौड़ी का ज्ञान है, कराल की जनता हमारे साथ इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूँ। और करहालिया ठीक है, मौका दूंगी यस भारती जी। जनता समझ चुकी है इनके इनको शांत कीजिए, पहले जवाब सुनिए मेरा। इन्होंने सवाल किया 117 हवाई यात्राओं का, मैं जवाब देता हूँ। केवल इनको सैफई और कराल से मतलब है, वो भी कल पता चल जाएगा। अरे जवाब सुनिए, मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए। बोलिए यस भारती जी। आरती जी, इन्होंने कहा इनको ज्ञान नहीं है। देश के सबसे पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सियाचिन में रात गुजारी है, नहीं तो आज तक कोई रक्षा मंत्री गया नहीं था। वो श्रद्धेय नेताजी पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने रात गुजारी है। इनको नहीं पता तो नहीं पता। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट, जिससे बच्चों में रक्षा मंत्रालय की तरफ देश की सेना के प्रति आकर्षण हो, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट को प्रिविलेज दिया ताकि बच्चे स्कूल और कॉलेज में एनसीसी में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अनुशासित हों और फौज में भी भर्ती हों। फौजियों के जो पार्थिव शरीर शहीद होने के बाद घर नहीं आते थे, उसके लिए नियम बनाया माननीय अखिलेश यादव, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने, कि उनका पार्थिव शरीर नियम अनुसार सह सम्मान घर पे आएगा और उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इन मूर्खों को नहीं पता पहाड़ी क्षेत्र में हमारे फौजी भाई काम करते हैं, उनको मात्र 900 रुपए मानदेय मिलता था। उसको 9,000 रुपए करने का काम रक्षा मंत्री के रूप में माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया अपने रक्षा मंत्री रहते हुए। तमाम ऐसे काम है रक्षा मंत्री रहते हुए, और उन्हें लगातार चीन से देश को खतरा बताया। ये चीनी दोस्त, जिनसे चीनियों से दोस्ती करते हैं, साबरमती किनारे झूला झुलाते हैं और चुनाव में वोट मांगने के लिए कहते हैं कि चीन को ला के दिखाएंगे। इनकी मूर्खता का ज्ञान नहीं चाहिए। इन मूर्खों को मत बुलाया कीजिए जो मूर्खता परोसते हैं या टीवी चैनल में देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, सजा हुई है उसको। ये दलाल लोग देश की रक्षा में दलाली करते हैं। इन दलालों को मत बुलाया कीजिए टीवी चैनलों में। समय दिया ना आपको अपनी बात रखने का, ठीक है, ठीक है। सामाजिक रूप में दलाल है, देश की रक्षा की दलाली करते हुए मारे गए। इनके राष्ट्रीय कार्यालयों में दलाली होती है देश की रक्षा के लिए। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली करता है देश की रक्षा सौदे में। इनको बोलने का हक नहीं है। ठीक है, महिला सुरक्षा पे बात करते हो। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है विनय जी, ठीक है, ठीक है विनय जी। जिस प्रकार से अभी आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना होगा कि आखिरकार वो जैसे कि 5 और 4 का समीकरण बैठाया जा रहा है कि 5 सीटों पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में टक्कर नजर आ रही है। अगर 5 और 4 सीट का ये समीकरण होता है तो कैसे ये खेल होगा, यानी कि पूरी फाइट? देखिए, पहली चीज तो एक ये है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को चाहिए कि अब फिलहाल चुनावी जो माहौल है उससे बाहर आ जाएं
ठीक है, अभी अब 2027 है, फिर खूब सारे आरोप और प्रत्यारोप जो है तब लगाए जाएंगे। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, देश के रक्षा मंत्री रहते हुए श्रद्धेय नेताजी ने क्या काम किए, इनको जब नहीं मालूम तो आज उनकी आलोचना कर रहे हैं उनकी जन्म जयंती पे, जब इनके सारे नेता आज श्रद्धेय नेताजी को याद कर रहे हैं सम्मान के साथ में। चार कहीं होगा। ठीक है, सुन लीजिए। इन सीटों पे समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा जीती हुई थी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा विजयी हुए थे। अगर वो अपना मोमेंटम बरकरार रखती है समाजवादी पार्टी तो उसके लिए ठीक है। कमोबेश ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को उपचुनाव में, चूंकि सरकार है उसकी, उसका एक एज तो मिलता ही है। खाली भाजपा का ही नहीं, जिस प्रदेश में भी उपचुनाव होते हैं तो वहां की सरकार का, सरकारी तंत्र का खूब फायदा मिलता है। अगर समाजवादियों की सरकार यहाँ पे होती तो नो डाउट उनको भी उस तंत्र का फायदा मिलता। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में भाजपा को एक एज है। और अगर 5/4 का भी अगर नतीजा आया तो भी 5 जो है भाजपा की तरफ जाते हुए ऐसा लग रहा है। बाकी कल क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक चीज और है, 2 प्रदेशों में और अभी कल मतगणना शुरू होती है, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो हाँ, वहां पे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ है या कितना फायदा हुआ है। और समाजवादी पार्टी भी वहां पे जो है महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, कहीं ना कहीं उनका भी एक जनाधार है। लेकिन चूंकि उसने अपना ध्यान पूरा यूपी पे केंद्रित कर रखा है, उसका उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। और बेसिकली लोकसभा चुनाव के बाद 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं और उसी चीज की ये जद्दोजहद है जो 9 सीटों पे समाजवादी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक बार घायल हो चुकी है, वो एक घायल सेब की तरह है, उसे इस उपचुनाव में हरा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, यस भारती जी, लास्ट कमेंट। बस यही आज अंतिम रात बची और कल परिणाम आ जाएगा सबके सामने। देखिए, मैं अभी जो हमारे विश्लेषक बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने करी वो शर्मसार करने वाली है। आज देश में सभी जगह श्रद्धेय नेताजी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और आज उनकी आलोचना करना, जब चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं श्रद्धेय नेताजी को सम्मान के साथ में याद कर रहे हैं और ये अपने निम्न स्तर पे आकर के आज भी आलोचना कर रहे हैं, वो भी गलत झूठ परोस करके। अगर जानकारी नहीं है तो कम से कम हमें ये बात झूठ नहीं परोसना चाहिए। मैंने वही सारी बातें कही कि श्रद्धेय नेताजी ने देश के रक्षा मंत्री रहते हुए अविस्मरणीय काम किए हैं। जैसे मैंने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की बात करी कि उसको प्राथमिकता दी, वरीयता दी ताकि बच्चे आकर्षित हों सेना के प्रति, देश की रक्षा और सुरक्षा के प्रति, और उनको वरीयता दी जाए जब वो सेना में जाना चाहते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट को। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे सैनिक काम करते हैं, जो बर्फीली पहाड़ियों की तरफ, उनका मानदेय बहुत कम था, सैकड़ों में था, उसको हजारों में करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने अपने रक्षा मंत्री के रहते हुए करी। पार्थिव शरीर सह सम्मान हमारे वीर शहीदों का घर पे आए, उसकी व्यवस्था श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए करी। और तमाम सुखोई हवाई जहाज का जो सौदा हुआ था वो भी उनके रक्षा मंत्री रहते हुए किया था, जो निर्विवाद था, किसी तरीके का कोई विवाद हुआ नहीं। जिस तरीके से अभी फाइटर प्लेन्स को लेकर के लगातार विवाद चलते हैं जब भी उनकी खरीद फरोख्त की बात आती है। तो ऐसे अविस्मरणीय तमाम रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी हिंदी बोलने के लिए प्रेरित उन्होंने किया। इस बात की बात अब्दुल कलाम साहब ने खुद कही। सेना के अंदर हिंदी भाषा में काम हो, पहले अंग्रेजी भाषा में काम होता था, हिंदी भाषा में काम हो, इस बात के लिए भी श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते काम किए। मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इतने अविस्मरणीय काम किए उन्होंने। हम राजनीति से ऊपर के जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनको सम्मान देना सीखें, निम्न स्तर पे आके राजनीति में इतना ना गिरे कि जिन्होंने देश के लिए काम किया पहले बात दबाएं, दूसरी बात कल जो चुनाव परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी से अधिक सम्मान कोई मुलायम सिंह यादव जी को नहीं दे सकता। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग उतना सम्मान नहीं दे सकते जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप सुन लीजिए आगे की लाइन, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से बार-बार सफाई हवाई पट्टे आप सुन लीजिए है ना, मैंने कहा राजनीति के नहीं है यस भारती जी, ठीक है। मैंने करहल पे बोला था
कि जिस नहीं, ये प्रकार कह से रहे उस हैं कि हम हवाई पट्टी समाजवादियों को को बार ज्यादा बार सम्मान करते देंगे। थे, तो इटावा, मैनपुरी और करहल के लोगों को लगता था जिस तरह देश सुरक्षित है उसी तरह हम भी सुरक्षित हैं। वो भ्रम टूट चुका है। आज समाजवादी पार्टी के जो काम और कारनामे हैं उससे करहल की जनता का सारा भ्रम टूट चुका है। करहल की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे कल परिणाम में पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, कल पता चल जाएगा। इनको गिनती गिनाते रहिए आप, हमको गिनती की बात नहीं कर, हम करहल चुनाव पे बोल रहे थे। एक बात और, अगर सम्मान की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी से अधिक सम्मान कौन देगा? पद्म विभूषण आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनके देहांत पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व जाकर के वहां उनको श्रद्धांजलि दी। आप योगी जी को कहना पड़ा था कि आपने अपने बाप हमने किया, आप ले जाते हैं उसपे। आप निम्न बार बोल रहे हैं, आपको निम्न शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुन नहीं पाऊंगा इस बदतमीज उपचुनाव पे जल्दी से शशिकांत जी, उपचुनाव पर ठीक है। सम्मान भारतीय जनता पार्टी इसी की करती भाषा है, में इसी को हम भी जवाब करते दूंगा हैं। इस व्यक्ति को, अगर श्रद्धेय नेताजी के बारे में अब इस व्यक्ति ने ठीक कुछ भी है, कहा तो। ठीक है, ठीक है। लास्ट कमेंट विनय जी। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में जो भी राजनेता हैं, जो जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से तय किया होगा। ये दूसरी बात है कि मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी को लेके आज सब प्रश्न उठाए जा रहे हैं। समाजवादी की तरफ से नरेंद्र मोदी के ऊपर उठाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव के ऊपर उठाए जा रहे हैं। जबकि ये दोनों लोग भूल रहे हैं कि जब मनमोहन सरकार थी तो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित दो लोग थे वो मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी थे, और दोनों एक अच्छे मित्र थे, दोनों में अच्छा संवाद रहता था, दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो उस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को सोचना नहीं चाहिए। आदरणीय, यहाँ बात हो रही है जो हमारे सम्मानीय लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आपत्तिजनक बात। क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ कहते हैं? अच्छा, अपना जो है ठीक जिन्होंने है, मेहनत ठीक की है है। जिस तरीके से, इस बात से उनको ठीक परिणाम है। हिसाब से मिले। ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों का अब सभी को इंतजार है। कल सुबह से सबसे तेज नतीजे देखने के लिए आप प्राइम टीवी पर बने रहिए। जिस प्रकार से सुबह 7 बजे से सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।